हेलो दोस्तों, मैं शिल्पा दोलिया रेजोनेंस से रेजोमैक्स डिवीज़न में आपका स्वागत करती हूं। तो आइए हम देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एसएससी के एग्ज़ाम में कहीं बार पूछे गए हैं, नॉट ओनली एसएससी सीजीएल बट ऑल्सो एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, क्योंकि एसएससी का एक पैटर्न है, वो अपने क्वेश्चन को बार बार रिपीट करते हैं। यही क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे या फिर आपको पहले देखने को मिल चुके होंगे। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, और यहाँ मैं आपको क्वांट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कराने वाली हूँ। तो देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, जो कि एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। देखिए, व्हाट इज द हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज ईच साइड इज 8 सेंटीमीटर। यानी कि एक समबाहु त्रिभुज है, उसकी हमें ऊंचाई पता करनी है जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है, 8 सेंटीमीटर है। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन के बारे में नहीं, मैं इससे रिलेटेड और भी जानकारी आपको देने वाली हूँ। तो यहाँ हमें निकालना है हाइट। तो आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट क्या होती है, √3/2 इंटू ए। यहाँ पे क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या है, साइड है। तो √3/2 ए इज इक्वल टू क्या है, 8 है। तो 8 वैल्यू रख देना है, तो यहाँ पे निकल के आएगा 4√3, जो कि कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है आपको, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो ये तो था इक्विलेटरल ट्रायंगल की जब हाइट पूछी गई थी। अगर आपसे इसका एरिया पूछा जाता तो क्या फॉर्मूला होता है, √3/4 a²। तो बस आपको जो साइड्स की वैल्यू दे रखी होती है वो रखनी है एंड क्वेश्चन को सॉल्व करना है एंड ऑप्शन पे टिक करना है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था और कहीं बार एसएससी ने इस क्वेश्चन को रिपीट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन है। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओ तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख के जाना, ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओ इज़ द सेंटर ऑफ ए सर्किल। ठीक है, एक वृत्त है, उसका सेंटर उसने दे रखा है ओ, डायामीटर 20 सेंटीमीटर, T इज़ अ पॉइंट ऑफ द आउटसाइड द सर्किल एंड TA इज़ अ टेंजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए T वृत्त के बाहर कोई एक बिंदु है जो कि क्या कर रहा है, वृत्त को टच कर रहा है, यानी कि एक टेंजेंट बना रहा है, जो टेंजेंट क्या है, AT है। ठीक है, उसके बाद देखिए OT जो है उसने कितना दे रखा है, 26 सेंटीमीटर। ठीक है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट TA, यानी कि जो टेंजेंट है T है उसकी हमें लेंथ फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखिए आपको जो व्यास है, जो डायामीटर है, वो कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखो जैसे ही डायग्राम बन जाता है ज्योमेट्री में तो क्वेश्चन आपके सामने बहुत इजी हो जाता है। तो यहाँ पे रेडियस 10 सेंटीमीटर दे रखी है और आपको ये जो है OT की जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है, 26 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो आपको अब यहाँ पे आपको ट्रिपलेट बनता नज़र आ रहा होगा। आपको पता है क्या, 5, 12, 13 का एक ट्रिपलेट बनता है। तो यहाँ पे आपको 26 एंड 10 तो मिल गया, यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगा, 10, 24 एंड 26। तो आपको 10 दे रखा है, 26 दे रखा है, क्या नहीं दे रखा है, 24। तो यहाँ पे AT की जो लेंथ है वो कितनी निकल के आएगी, 24 निकल के आएगी, जो कि कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ट्रिग्नोमेट्री के या फिर ज्योमेट्री के क्वेश्चन एक बार आप का डायग्राम बन गया तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है डायग्राम बनाने में। तो यहाँ देखो डायग्राम बनने के बाद क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट होते हैं और टाइम एंड वर्क के बहुत ईजी क्वेश्चन जो कि स्टार्टिंग ही होती है, वैसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अक्सर एसएससी सीजीएल प्री के एग्जाम में तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा इजी लेवल एसएससी सीजीएल प्री का रहता है, उसके बाद फिर उनका लेवल अलग अलग होता है। सीएचएसएल का एसएससी सीजीएल प्री से टफ लेवल होता है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ए कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 16 दिन में कर रहा है। बी फिनिश इट इन 12 डेज। बी कितने दिन में कर रहा है, 12 डेज में कर रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन, दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डे एंड देन ए लेफ्ट। दोनों मिलके 4 दिन काम करते हैं, ए काम को छोड़ के चला जाता है। बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क। फिर क्या करता है, बी उस काम को अकेले पूरा करता है। फॉर हाउ मेनी डेज, टोटल नंबर ऑफ द डे डिड बी वर्क टू फिनिश वर्क कम्प्लीटली। ठीक है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए क्या करना है, सबसे पहले हमें इनकी एफिशिएंसी निकालनी है। तो इन दोनों का एलसीएम क्या निकल के आएगा, 48। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 3, बी की हो जाएगी 4।
ठीक है। अब वो बोल रहा है दोनों मिलके 4 दिन काम कर रहे हैं, यानी कि 4 दिन काम कर रहे हैं, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, ए चला जा रहा है और बी अकेला काम कर रहा है। हमें नहीं पता बी अकेला कितने दिन काम करना है, वही हमें निकालना है। ठीक है, तो 4 ये कितना हो जाएगा 7, दोनों की एफिशिएंसी तो हो जाएगा 28, दोनों का कितना है 48, टोटल वर्क कितना है 48, 28 क्या हुआ, दोनों ने मिलके कर लिया तो रिमेनिंग वर्क कितना रह गया 20 वर्क रह गया। उसके बाद देखो बी जो है वो कितने दिन में कर रहा है, बी की जो एफिशिएंसी वो 4 है। ठीक है, तो कितने दिन में कंप्लीट कर देगा, 5 डेज में कंप्लीट कर देगा। तो यहाँ पे देखो अगर वो पूछ रहा है कि पूरा काम समाप्त होने के लिए बी कितने दिनों तक कार्य किया, तो बी ने 5 दिन तो यहाँ काम किया एंड 4 दिन आगे काम किया, तो यहाँ पे कितने दिन हो गए टोटल 9 डेज तक इन दोनों बी ने अकेले काम किया। ठीक है, वापस से क्वेश्चन को समझिएगा, ए किसी काम को 16 डेज में कर रहा है, बी उसी काम को 12 डेज में कर रहा है, तो दोनों मिलके क्या करते हैं 4 दिन काम करते हैं। उसके बाद ए चला जाता है, बी अकेला काम करता है, तो बी को कार्य पूर्ण करने में कितना दिन लगेगा, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए इसकी एफिशिएंसी निकाली 3, 4। ठीक है, तो दोनों ने मिलके काम किया, यानी कि काम का 28 पार्ट इन्होंने कंप्लीट कर दिया। अब कितना पार्ट रह गया 20 रह गया, 48 में से 28 गया तो 20 पार्ट रह गया। बी अकेला उस काम को 5 दिन में कर रहा है, तो बी ने यहाँ तो 5 दिन काम किया और यहाँ पे 4 दिन किया, तो बी ने कितने दिन काम किया 9 दिन काम किया, यानी कि डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द एवरेज एज ऑफ 4 ब्रदर इज 15 इफ देयर फादर इज इंक्लूडेड। ठीक है, 4 ब्रदर्स है, उनकी एज क्या है 15 ईयर्स दे रखी है। इफ़ देयर फादर इज इंक्लूडेड, अगर उनके फादर को इंक्लूड कर लिया जाता है तो जो उनकी औसत आयु है वो क्या हो जाती है 5 से बढ़ जाती है। तो एज ऑफ फादर, तो हमें फादर की एज निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा कैसे, देखिए अगर मैं यहाँ पे 15 लेती हूँ, यानी कि मैं पहले वाला एवरेज ले रही हूँ, फिर क्या हुआ एवरेज बढ़ गया कितने से 5 से, तो यहाँ पे लिखो 5। ठीक है, तो बाद में नंबर क्या हो गया होगा, पहले 4 थे, फादर को भी इंक्लूड कर लिया तो अब कितने हो गए 5 हो गए। तो यहाँ पे बस आंसर आ जाएगा, फादर की एज हमें पता करनी थी, वो कितनी निकल के आएगी 40। तो कैसे किया मैंने, जब भी कोई न्यू मेंबर है उसकी आपको एज फाइंड करनी है, तो आप लो एवरेज जो कि पहले वाला एवरेज जो आपको दे रखा है, यहाँ पे कितना दे रखा था 15, उसके बाद जितना इंक्रीमेंट हुआ वो लिखना है। अब बाद में जो नंबर है, यानी कि पहले कितने थे 4, अब कितने हो गए 5, तो यहाँ पे बाद वाला जो नंबर है वो लिखना है। तो यहाँ पे जाएगा 15 + 25 यानी कि 40 इसका आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एवरेज का क्वेश्चन था ये। उसके बाद देखिए ये एलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन है, x + y = 4 दे रखा है। उसके बाद 1/x + 1/y आपको दे रखा है 16/15 और आपसे पूछा है x³ + y³। ठीक है, तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, आपसे क्या पूछा है x³ + y³, तो हम क्या करें इसका क्यूब कर दें, क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 64। हमें चाहिए x³ + y³, तो यहाँ पे रखो x³ + y³ + 3xy x + y। तो आपके पास क्या वैल्यू नहीं है xy नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले xy हमें निकालना है, x + y की वैल्यू आप 4 रख दोगे। अब देखो इस ये जो वैल्यू दे रखी है इससे हम क्या निकाल सकते हैं, xy निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे xy लिखो, ये हो जाएगा x + y दे रखा है 16/15, x + y की वैल्यू 4 है, तो 4 यहाँ पे रखोगे तो हो जाएगा 15/4 निकल के इसकी वैल्यू, तो 3 15/4 यानी कि 4 से 4 कट जाएगा तो 45, 64 में से 45 गया तो कितना मिलेगा यहाँ पे 19 मिलने वाला है। तो 19 इसका सही आंसर है। हमें क्या निकालना था x³ + y³, तो यहाँ से ये वाली वैल्यू बाकी सब उधर चल जाएगा। यहाँ पे क्या मिला 45, तो 64 में से 45 गया तो कितना हो जाएगा 19, जो कि बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिएगा, द रेशो ऑफ द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज 11:13 एंड द रेशो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 9:11। ठीक है, तो इनकम ए एंड बी की जो आई है उसका रेशो आपको गिवन है 11:13 और उनके जो खर्चे का रेशो है वो गिवन है 9:11। ठीक है, और उनकी दोनों की सेविंग कितनी है 4,000 पर मंथ। फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर इनकम्स, तो उनके आय का हमें अंतर निकालना है। तो आपको देखिए क्या दे रखा है, ये दे रखा है आपको इनकम का रेशो, उसके बाद आपको खर्चे का रेशो क्या दे रखा है आपको
9:11। और आपको पता है सेविंग क्या होती है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, यानी कि आई माइनस खर्चा इज इक्वल टू क्या होता है, बचत के इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या आ रहा है, दोनों में सेम आ रहा है। यहाँ सेम आ रहा है तो हम इक्वल कर देंगे 2 को किसके, 4000 के। अगर ये इक्वल नहीं आता है तब क्या करना होता है, वो भी चीज़ आप देख लीजिएगा। यहाँ क्या करना होता है हमें, यहाँ का जो डिफरेंस आता है उसको ऊपर वाले रेशो से मल्टीप्लाई करना होता है, और यहाँ पे जो इनका डिफरेंस आता है उसको नीचे वाले रेशो से मल्टीप्लाई करना होता है। तब क्या होता है, ये वाला डिफरेंस क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो यहाँ पे देखो 2 की वैल्यू क्या है, 4000। उसने क्या पूछा है क्वेश्चन में आपसे, दोनों की आयों का अंतर। तो यहाँ पे 2 की वैल्यू पूछी है उसने, जो कि क्या निकल के आई, 4000। और यहाँ पे भी 2 की वैल्यू 4000 निकल के आ रही है। तो अपना आंसर क्या होगा, यहाँ पे 4000 ही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। 2 ट्राइंगल दिए गए हैं ए बी सी एंड पी क्यू आर, दोनों क्या है, सिमिलर है। द एरिया ऑफ ए बी सी एंड पी क्यू आर 64 एंड 81 रेस्पेक्टिवली, एंड ए डी एंड पी टी आर द मीडियन, एंड ए बी एंड पी क्यू रेस्पेक्टिवली। पी टी जो है वो क्या दे रखा है इसने, पी टी जो है वो दे रखा है 10.8, एंड ए डी ये क्या है, ये इसकी मीडियन है, और हमें ए डी पूछा है। तो देखिए 2 ट्राइंगल बना लीजिए, ए बी सी एंड पी क्यू आर। 2 ट्राइंगल दिए हैं, दोनों क्या है, सिमिलर है। तो जब ये सिमिलर होते हैं तो इसकी मीडियन, एल्टीट्यूड या फिर इनकी साइड्स सब क्या होते हैं, उनके स्क्वायर के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा हमें क्या दे रखा है, पी क्यू आर एंड ए बी सी एंड पी क्यू आर का एरिया क्या क्या दे रखा है, 64 एंड 81। तो उसको हमें किसकी इक्वल करना है, इन दोनों की मीडियन के। तो इसकी मीडियन क्या है, ए डी, और इसकी क्या है, पी टी। तो पहले हमें ए बी सी का दे रखा है एरिया, तो ए बी सी जो है उसकी मीडियन आ जाएगी, और नीचे पी क्यू आर की मीडियन आ जाएगी, यानी कि पी टी इनका स्क्वायर। तो ए डी जो है वो आपसे पूछिए, पी टी आपको क्या दे रखी है, 10.8 दे रखी है। तो ये हो जाएगा 8/9, क्योंकि स्क्वायर रूट मैंने उधर ले लिया, स्क्वायर को उधर लेके चली गई तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। ए डी आपसे पूछा है और उसको दे रखा है 10.8, ये इससे कटेगा कितनी बार, 1.2 बार। तो ए डी कितनी निकल के आएगी, 9.6, जो कि कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऐसे आप क्वेश्चन को इजी बना सकते हो। और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए, हर एग्जाम में रिपीट होते हैं, किसी ना किसी शिफ्ट में तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से करके जाना है। चाहे तो आपको एरिया की जगह क्या दे देता है, पेरीमीटर दे देता है, साइड्स का रेशो पूछ लेता है, साइड्स पूछ लेता है, एक साइड दे देगा, दूसरी साइड पूछ लेगा, एक का एरिया दे देगा, दूसरे का एरिया पूछ लेगा, 2 साइड्स दे देगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे हर एग्जाम में पूछे जाते हैं एसएससी के में, तो आपको अच्छे से करके जाना है। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, x + 1/x इज इक्वल टू 4, आपको निकालना है x की पावर 5 + 1/x की पावर 5। ये ऐसे क्वेश्चन भी कहीं बार रिपीट्स होते हैं, ये मैंने मेरी शॉर्ट्स में भी आपको कहीं बार इस टाइप के क्वेश्चन कराए हुए हैं। तो देखो इस बार थोड़ा अलग है, क्या है, x की पावर 5 + 1/x की पावर 5 पूछ लिया, तो वो भी आप बहुत इजीली कर सकते हो। देखो इसका फॉर्मूला होता है x³ + 1/x³, एंड इसको मल्टीप्लाई करो x² + 1/x², और उसको माइनस करो x + 1/x से। ठीक है, अब देखो आपको क्या दे रखा है, x + 1/x 4 दे रखा है। तो इसका क्यूब अगर आप निकालोगे तो वो क्या होता है, p³ - 3p, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी, p³ - 3p, जो कि हो जाएगी 64 - 12, यानी कि वो निकल के आएगा 64 - 12, जो कि होगा 52। तो इसकी वैल्यू तो 52 निकल के आई। एंड यहाँ पे क्या होता है, अगर स्क्वायर निकालना होता है, x + 1/x अगर 4 दे रखा है तो हो जाएगा p² - 2, जो कि हो जाएगा 16 - 2, यानी कि 14, और इसकी वैल्यू तो आपको 4 दी हुई है। अब देखो इस मल्टीप्लिकेशन को भी आप कैसे इजी बना सकते हो। आपको क्या करना है, 52 को 14 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप पूरा मल्टीप्लाई नहीं करिएगा, आपको कैसे करना है, पहले आप करो 14 को 50 से मल्टीप्लाई कर लो तो आपको मिलेगा 700। अब 14 एंड 2 बचा, ठीक है, 14 को 2 से करोगे तो 28, तो यहाँ पे आएगा 7 to 8 में से 4 गया तो 7 to 8 यहाँ पे मिला, 7 to 8 में से 4 जाएगा तो 7 to 4 इसका आंसर निकल के आएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन सही है, 7 to 4। तो ऐसी कैलकुलेशन भी आपको कराई गई है रेजोमैक्स चैनल पे, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो कि कैसे हम कैलकुलेशन को भी इजी बना सकते हैं, क्योंकि आपके पास मिनिमम टाइम होता है, मिनिमम टाइम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, तो आपको आपका टाइम सेव करना है, तो कैलकुलेशन को तो आपको फास्ट बनाना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट होता है, तो आपको अच्छे से करना है क्वेश्चन। देखिए ABC एंड PQR दो ट्राइंगल है, दोनों सिमिलर है, उनके एरिया दे रखा है 144 एंड 49। AB दे रखी है 12 सेंटीमीटर, BC दे रखा है 7 सेंटीमीटर, AC दे रखा है 9 सेंटीमीटर। क्या पूछा है आपसे? PR पूछा है। क्या पूछा है? PR। तो PR का रेशियो किसके इक्वल करना है आपको? AC का। AC की वैल्यू क्या दे रखी है? 9 सेंटीमीटर। तो बाकी साइड्स का यहाँ पे कोई रोल नहीं रह जाता है, इसको भूल जाओ आप, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है 144 एंड 49, तो इसका हमें क्या लेना होगा? स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे लिखो 12/7। AB यानी कि AC को किसके इक्वल करना है? हमें PR पूछा है, तो PR के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड आ रही है? AC। तो यहाँ पे AC लिखो, नीचे PR लिखो। AC की भी वैल्यू रख दो आप, क्या दे रखी है? 9। तो ये से 3 से 3 बार, 3 से 4 बार, तो यहाँ पे PR की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 21/4, जो कि कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे? डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 21/4 PR की वैल्यू निकल के आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 13 मीटर। ठीक है, एक रोम्बस दे रखा है जिसकी साइड्स उसने दे रखी 13 सेंटीमीटर एंड डायगोनल, एक डायगोनल उसने दे रखा है 24 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रोम्बस? ठीक है, हमें रोम्बस का एरिया निकालना है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है आपके सामने, तो देखिएगा यहाँ पे 24 सेंटीमीटर क्या दे रखा है? डायगोनल। और आपको पता है कि जो रोम्बस है वो दोनों डायगोनल, रोम्बस के दोनों डायगोनल आपस में 90 डिग्री पे कट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये और इक्वली कट करते हैं, यानी कि ये 24 है तो ये भी, ये क्या हो जाएगा? 12, और ये भी हो जाएगा 12। ठीक है, ये 12, ये 12, ये 13 है, तो ट्रिपलेट्स बनेगा। उससे ये क्या निकल के आएगी? ये 90 डिग्री पे कट कर रहा है, ये 12 है, ये 13 है, तो कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, तो 5 पे तो टोटल डायगोनल कितना हो जाएगा? 10। और क्या होता है रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला? हाफ D1 × D2। तो एक तो D1 हमें दिया हुआ था, एक डायगोनल दे रखा था 24, दूसरा क्या निकल के आया? 10। तो यहाँ से इससे 12 बार कटा, तो आंसर क्या निकल के आएगा? 120 इसका एरिया निकल के आया, जो कि बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट्स होते हैं आपके एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखने हैं ऐसे क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। The CP of an article is equal to its profit percentage and it at, मतलब इसको सेल करता है। ठीक है, लैंग्वेज में थोड़ा गलती होगी। एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके लाभ प्रतिशत के बराबर है, ये उसे 56 रुपये में बेचता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य याद कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे वो बोल रहा है कि जो लाभ प्रतिशत है वो किसके इक्वल है? क्रय मूल्य के इक्वल है। तो यहाँ पे देखो क्रय मूल्य कितना है? 40 है, तो क्यों नहीं आप 40 प्लस क्या करो 40, आपके पास में क्या है? क्रय मूल्य, वो किसके इक्वल है? प्रॉफिट परसेंटेज के इक्वल है। तो आप क्या करो 40 का ही क्या निकाल लो? 140 / 100, मतलब जिससे आपको 56 मिल रहा है वही आपका आंसर होगा। यानी कि 40 का आपने क्या निकाला? 40 का 140 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 100 कर दिया, यानी कि ये क्रय मूल्य था। तो आपको पता है सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है? CP 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाई 100। तो वो आपने निकाला, तो वापस क्या आप निकल के आया आपके? तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वही करेक्ट हो गया। तो ये वाला ही आपका सही आंसर होगा, जिससे आपको सेलिंग प्राइस 56 मिल जाता है, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ए वाला ही आपका करेक्ट आंसर, और किसी से भी आपका जो सेलिंग प्राइस है वो 56 नहीं निकलेगा। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉपकीपर अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 21% आफ्टर सेलिंग ए बुक एट 20% डिस्काउंट ऑन द प्रिंटेड प्राइस। द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक्स। ठीक है, शॉपकीपर 21% का प्रॉफिट अर्न कर रहा है एंड 21% का डिस्काउंट दे रहा है। तो हमें क्या निकालना है? उसके कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का हमें रेशियो निकालना है। तो देखो वो क्या कर रहा है? 21% की छूट पे बेच रहा है, तो यानी कि अगर उसका MRP 100 है तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? 79। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस तो मिल गई। अब सेलिंग प्राइस अगर 79 है और उसका प्रॉफिट 21 है, तो हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते? हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो 100/121। ठीक है, हमें क्या दे रखा था? यहाँ पे 79 क्या है? सेलिंग प्राइस है, और उसने कितना 21% प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो हम यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। तो 79 से 79 कट गया, तो 121/100 क्या निकल के आया? SP एंड CP का रेशो निकल के आया। अब उसने क्या पूछा है? क्रय मूल्य एंड विक्रय मूल्य का अनुपात, यानी कि CP एंड CP
CP एंड SP का, तो यहाँ पे इसको उल्टा हो जाएगा, यानी कि 100:121 इसका आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक कॉर्ड 21 सेंटीमीटर, एक जीवा दे रखी है 21 सेंटीमीटर की, ड्रॉ इन ए सर्किल डायामीटर कितना दे रखा है उसने 25 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस क्या हो जाएगी 25/2। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर्स। तो ये एग्जाम में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, देखिए 25/2, तो यहाँ पे देखिएगा ये वाली डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, तो ये 25/2 है और ये इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, तो ये भी क्या हो जाएगी 21/2। अब ये परपेंडिकुलर है तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी 25/2 का स्क्वायर, यानी कि 625/4, और यहाँ पे 441/4। तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा आपको 4, यहाँ पे मिल जाएगा 184/4, यानी कि √46 आपका आंसर निकल के आएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये वाली डिस्टेंस पूछी गई थी वो हमने निकाल ली है। नेक्स्ट देखिएगा, द टू नंबर्स आर इन अ रेशियो 6:5, देयर HCF इज 3, देन व्हाट इज द LCM ऑफ टू नंबर। तो दो नंबर्स का रेशियो आपको दे रखा है 6:5 एंड आप उनका HCF आपको 3 दे रखा है, तो LCM हमें फाइंड करना है। तो आपको पता होगा कि दो नंबर्स अगर हमें निकालने हैं तो वो क्या हो जाएंगे, H इंटू A होता है, तो H यहाँ पे कितना दे रखा है 3 और A कितना दे रखा है 6, तो हो जाएगा 18 एंड N2 क्या हो जाएगा 5 × 3, और इनका क्या निकालना है LCM निकालना है, तो LCM क्या निकल के आएगा 90, इनका LCM निकल के आएगा। 18 और 15 का LCM क्या होता है 90, जो कि C वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ऐसे क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे देखो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, tan 240 डिग्री की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो आपको पता होगा कैसे करते हैं 180 + 60, तो कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो tan 60 की वैल्यू जो होगी वही tan 240 की वैल्यू होगी, जो कि क्या होती है tan 60 की वैल्यू √3। तो ऐसे क्वेश्चन तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन है, x + y = 36 है, तो x - 27 का क्यूब प्लस y - 9 का क्यूब, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिएगा ये पता है, ये पता है, तो आप देख पा रहे हो कि इन दोनों का सम क्या है 36, तो क्यों नहीं मैं इसको ऐसे कर लूँ, x - 27 + y - 9 = 0। तो ये 0 कब होगा, जब ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, ये प्रॉपर्टी आपको पता होगी। तो अब क्या होगा, अगर ये दोनों 0 है तो इनका क्यूब भी क्या होगा 0 होगा, तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी 0 निकल के आएगी, यानी कि डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 tan 60 डिग्री डिवाइड बाई 1 + tan स्क्वायर 60, इसका मान आपको पता करना है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखिएगा, तो आप कुछ नहीं करिएगा आपको, क्योंकि ऑप्शन भी ऐसे दे रखे, तो आप क्यों नहीं इसकी वैल्यू पुट कर दो। tan 60 डिग्री √3 होता है, 1 + √3 का स्क्वायर 1 + 3, तो ये यहाँ 2 √3 डिवाइड बाई 4, 30 कट जाएगा तो √3/2 आएगा। अब √3/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 60 डिग्री की, ठीक है, क्योंकि ये तो क्या होगा √3 cos 60 डिग्री 1/2 sin 60 √3/2, तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक वस्तु पर 12% एंड 15% की दो क्रमागत छूटों के बराबर एकल कितनी छूट होगी। तो देखो इस क्वेश्चन को आप देखते से कर सकते हो, आपको दो छूट दे रखी है, ठीक है, आप जो दोनों छूट है आपको फॉर्मूला बताए a + b - ab, तो आपको निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए जो वैल्यू आएगी इक्विवेलेंट, जो डिस्काउंट निकल के आएगा वो 27 से तो कम ही निकल के आएगा, ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता, 27 से कम है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, 3 का तो कोई सेंस ही नहीं बनता, तो आंसर कौन क्या होगा, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। बाकी आप सॉल्व करके भी देख सकते हो, कर लो आप दिल की संतुष्टि के लिए। तो इसको सॉल्व करोगे जब भी क्या निकल के आएगा 25/2%। बाकी आपको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सी बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपका टाइम बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना चाहते, फिर भी आप उसमें अपना टाइम ख़राब करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो, बाकी आप इसको कर सकते थे, आपको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ऑप्शन से पता चल रहा है कि ये इतने दूर ऑप्शन कैसे हो सकता है, 3 हो नहीं सकता, इतना बड़ा ऑप्शन हो ही नहीं सकता, 27 से कम है तो 27 कैसे हो सकता है, आंसर क्या होगा, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। देखिए द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द सेविंग ऑफ द वुमेन 5:1, ठीक है, सेविंग
एंड एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है, तो इनकम क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। मतलब इसको मैं 500 मान लेती हूँ, इसको 100 मान लेती हूँ, तो हो जाएगा 600, क्योंकि आगे उसने क्या बोल रखा है, उसको परसेंटेज इंक्रीमेंट कर रखा है, इसलिए मैंने 100 में वैल्यूज़ ले ली। इफ़ हर इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर इंक्रीज बाई 10%, इनकम बढ़ रही है 10% से, तो हो जाएगा 10% इंक्रीमेंट यानी कि 660। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है 20% क्या बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। एक मिनट, ये एक्सपेंडिचर है एंड ये सेविंग है। ये कितना बढ़ रहा है 20%, तो इसका 20% यानी कि 120 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 600। तो इनकम में से अगर मैं एक्सपेंडिचर घटा देती हूँ, क्या आ जाएगा मेरे पास, सेविंग आ जाएगा, जो कि निकल के आएगा 60। और वो यही पूछ रहा है कि जो सेविंग है वो कितनी % डिक्रीज हो रही है। ठीक है, चेंज हो रहा है डिक्रीमेंट का, तो आपको देखते से पता चल रहा है चेंज क्या आ रहा है, कितना % का, 40% का चेंज आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन देखने से पता चल रहा है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लिस्ट, देखिएगा यहाँ पे इस सॉलिड मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर is melt and recast into cone having diameter of the base is 13 centimeter. What is the height of the cone? 13 सेंटीमीटर का एक ठोस गोला है, उसको पिघला के एक शंकु बनाया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। आपको नहीं समझ आता है तो आपको पूछना भी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इसका क्या आंसर आने वाला है, और ये हो सकता है आपके एग्ज़ाम में आने वाला हो। तो आपको करके देखना है, सॉल्व करके देखना है, आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो ऐसे ही और वीडियोस के साथ और एनालिसिस के साथ और क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।